हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पेशल फीचर्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड 2006। आज का हमारा मेजर एजेंडा रहने वाला है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इस एक्ट को क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया था, इस एक्ट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और क्या क्या स्पेशल फीचर हैं इस एक्ट के जिसने बाकी एक्ट्स को ओवरराइड कर दिया था। तो अगर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करें तो जो उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 एक्ट है उसको इनैक्ट किया गया था टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू एंड लैंड टेन्योर्स इन उत्तर प्रदेश। इसका अगर सिंपल रीजनिंग देखें तो पहले के टाइम पर ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो हमारे लॉज थे वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट थे, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट के फेवर में थे, इंडिविजुअल के फेवर में नहीं थे। तो अब बाद में हमें एक ऐसे लॉज लाने थे जो कि क्या हो, तीन चीज़ें होनी चाहिए थी उनमें। सबसे पहले उनमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए थी, दूसरा जो प्रोसीजर्स पहले बहुत मोनोटोनस थे उनको हमें सिंप्लीफाई करना था, और तीसरी चीज़ है कि हमें जो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसमें मॉडर्नाइजेशन लाना था। इन तीन बेसिक एम्स को हमने लिया और तब हमने उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 को हमने इंट्रोड्यूस कराया। अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहला कोडिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन। इस एक्ट को लाया गया था टू कंसोलिडेट वेरियस स्कैटर्ड लॉज रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू, लैंड टेन्योर्स एंड रिलेटेड मैटर्स इनटू अ सिंगल यूनिफाइड कोड। सिंपल मतलब जो पहले समझाया था कि पहले बहुत सारे हमारे पास अलग अलग माइनर एक्ट्स थे जो लैंड ऑफ लॉ को गवर्न करते थे, लेकिन होता क्या था कि अब हमें एक ऐसा लॉ चाहिए था जो क्या करे, एक ही में सारी चीजें हों। इसको हम अगर लॉ की टर्म में कहेंगे इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव नेचर होना चाहिए था उस लॉ का। तो वो चीज किस में आई? हमारी यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में आई। सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स टू स्ट्रीमलाइन एंड सिंप्लीफाई द लीगल प्रोसीजर्स फॉर लैंड रेवेन्यू, टेनेंसी एंड लैंड रिकॉर्ड्स टू मेक देम मोर एक्सेसिबल एंड अंडरस्टैंडेबल। कि भाई पहले के टाइम पे क्या होता था कि आपको कुछ भी चाहिए तो आपको गवर्नमेंट ऑफिस जाना पड़ता था, वहां पर हजारों फॉर्म साइन करने पड़ते थे, उसके बाद आपको कोई चीज अवेलेबल हो पाती थी। लेकिन इस एक्ट को लाने के बाद हमारा क्या हुआ, जो ऑब्जेक्टिव था, जो प्रोसीजर था बेसिकली हमारे लॉ का, उसको हम लोगों ने क्या करा, बहुत ही आसान कर दिया। तो इससे हमारी आसानी से क्या किसको किसको फायदा हुआ? एक तो सबसे पहले हमारे लैंड रेवेन्यूज के लॉस बहुत आसान हो गए, हमारी टेनेंसी बहुत आसान हो गई, और अगर हमें कोई भी लैंड रिकॉर्ड चाहिए होगा तो वो हमें उससे जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराया जा सकता था, वो भी ऐसे लैंग्वेज में जो हमें अंडरस्टैंडेबल हो। तीसरी चीज थी मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन टू मॉडर्नाइज लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट थ्रू डिजिटलाइजेशन एंड एफिशिएंट मेंटेनेंस सिस्टम। जो चीज मैंने ऊपर पढ़ाई थी वो नीचे इसी का इलैबोरेशन है और कुछ नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ टेन्योर होल्डर स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एंड इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट इन रेवेन्यू मैटर्स। होता क्या था, पहले के टाइम पे लोगों को अपने राइट्स के बारे में उतना ज्यादा नहीं पता था, क्योंकि लॉ एक ऐसी लैंग्वेज मानी जाती थी जिसको पढ़ने के लिए आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो लॉ को समझने में, लॉ को इंटरप्रेट करने में नॉर्मल आदमी को, कॉमन आदमी को प्रॉब्लम होती है। आई एम नॉट टॉकिंग लॉ स्टूडेंट्स, उनके लिए पहले भी आसान था, लेकिन फॉर नॉर्मल पीपल इफ यू टॉक अबाउट, उनके लिए दिक्कत थी। तो हुआ क्या कि जब हमारे पास ये लॉ आया तो ये लॉ क्या करता है, ये राइट को प्रोटेक्ट करता है टेन्योर होल्डर्स की, और जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है उनको इन्होंने अपनी राइट्स के बारे में बताया कि भाई आपके पास ये राइट्स भी हैं कि अगर आपके लैंड पर कोई इस तरीके से असैसिनेट कर रहा है, आपके लैंड को एनेक्स कर रहा है इस तरीके से, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी राइट्स को क्लेम कर सकते हो। क्लैरिटी ऑन लैंड टाइटल्स टू प्रोवाइड क्लियर एंड अनडिस्प्यूटेड लैंड टाइटल्स एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन लैंड ट्रांजैक्शन। जैसे कि मैंने कहा था कि पहले के जो लॉज थे वो ज़्यादा कोडिफाइड नहीं थे, इस लॉ को हमने क्या करा, एकदम कॉम्प्रिहेंसिव और कोडिफाई कर दिया। इसी वजह से ये क्या करता था, एकदम क्लियर और अनडिस्प्यूटेड लैंड टाइटल देता था और प्रमोट करता था ट्रांसपेरेंसी इन लैंड ट्रांजैक्शन। यूनिफॉर्मिटी इन लॉ, सबसे बढ़िया बात इस लॉ, कोई भी लॉ की होती है जो इंट्रोड्यूस करता है कि उसको यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक लॉ के साथ वो कर रहा है, उसका इंटरेस्ट कॉमन एंगल पे मिल रहा है और दूसरे लॉ के साथ उसका जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉ जब भी बनेगा तो वो यूनिफॉर्म बनेगा। इसका हमने जब एम भी पढ़ा था तो हमारे जो 3 एम थे उसमें सबसे पहला एम यूनिफॉर्मिटी था। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैंड लॉज अक्रॉस उत्तर प्रदेश बाय रिपीलिंग एंड रिप्लेसिंग अर्लियर लॉज रिलेटेड लाइक यूपी जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950। अब हम बात करते हैं इसके कुछ स्पेशल फीचर्स की कि भाई इसके अंदर ऐसा क्या स्पेशल है जो इसको और दूसरे एक्ट से अलग बनाता है। बेसिकली ऑब्जेक्ट तो हर एक्ट के मोर और लेस सिमिलर होते हैं, लेकिन स्पेशल फीचर ही होते हैं जो उसको अलग बनाते हैं। तो इसमें स्पेशल फीचर क्या था? सबसे पहला यूनिफाइड लेजिस्लेशन था कि कंबाइन सेवरल ओल्डर रेवेन्यू लॉज इनटू अ सिंगल लेजिस्लेशन फॉर ईज ऑफ रेफरेंस एंड इन्फोर्समेंट। दूसरा क्या था? कैटेगराइजेशन ऑफ लैंड टेन्योर। इससे पहले जो भी लॉ था उसमें कैटेगराइजेशन था बट इट वाज नॉट वेरी क्लियर, इट वाज वेरी एम्बिगुअस। बट इसमें क्या है, वो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपके सामने पेश किया जाता है। जैसे इट क्लियरली डिफाइंस डिफरेंट टाइप ऑफ टेन्योर होल्डर्स लाइक भूमिदार, आसामी एंड अदर अलॉन्ग विद देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। तीसरी चीज हम बात करें लैंड रिकॉर्ड्स एंड म्यूटेशन की, प्रोविजन फॉर मेंटेनिंग
अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड्स एंड सिंप्लीफाइंग द म्यूटेशन प्रोसेस। म्यूटेशन प्रोसेस क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स आफ्टर डेथ, सेल, और यू कैन से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सक्सेशन व्हाट हैपेंस इन मेनी इंडिविजुअल डू नॉट हैव देयर ओन, और यू कैन से उनका खुद का पर्सनल वो नहीं होता है, नाम नहीं लिखा होता किसी प्रॉपर्टी पे, बट उनके अगर फादर एक्सपायर हो गए, उनके मदर एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद उनको सक्सेशन एक्ट में थ्रू जाना पड़ता था डीड बनाने के लिए। और वो बनाने के बाद जब वो लैंड रिकॉर्ड को या फिर अपने लैंड को लेने की कोशिश करते थे तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था वो, तो उसको इसने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एस्टैब्लिश अ क्लियर हायरार्की ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स फॉर रिजॉल्विंग लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट एफिशिएंटली। तो होता क्या है, जैसे हम जानते हैं कि सरकारी विभाग में कोई भी आदमी जाता है तो उसको कहा जाता है आप ये फाइल यहाँ पे नहीं, उस सेक्टर में ले जाइए, उस सेक्टर में नहीं, तीसरे सेक्टर में ले जाइए। इसने एकदम उसको क्लियर कर दिया इस लॉ में कि भाई किस कोर्ट में कौन सी चीज किस ऑफिसर के द्वारा पर्टिकुलरली हैंडल करी जाएगी। सक्सेशन एंड ट्रांसफर, कोडिफाइज रूल्स फॉर सक्सेशन, इनहेरिटेंस एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड स्पेशली फॉर भूमिदार्स एंड आसामीज। यही हमने आपको ऊपर बढ़ाया है, उसका नीचे का यही वो है, आप कह सकते हो एलाइनमेंट था। नेक्स्ट, ई गवर्नमेंट प्रोविजन इनकरेजेस द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स इन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो भाई अभी हमने आपको बताया ना कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि आदमी को कुछ भी जानना है तो उसको हजारों फॉर्म भरने पड़ते थे, फिर जाके उसको चीज मिलती थी। मगर इस लॉ ने क्या किया, एकदम उसको आसान कर दिया। इन्होंने क्या किया, इंकरेज किया कि भाई आप टेक्नोलॉजी यूज करिए, डिजिटल रिकॉर्ड्स मेंटेन करिए, कि जो आपके पहले आपके पेपर रिकॉर्ड्स हैं, बुक रिकॉर्ड्स हैं, उनको हटाइए और उनको डिजिटली लाइए कि किसी बंदे को अगर अपने घर से भी बैठ के चीज देखनी हो तो वो आराम से देख सके। ये चीज किस में करी गई थी? इस पर्टिकुलर एक्ट में करी गई थी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने इस जो इंट्रोडक्शन पढ़ लिया इसका, इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए और इसके स्पेशल फीचर्स पढ़ लिए। अगर आप चाहेंगे कि इस पे हम कुछ केस लॉज लाएं तो वो भी आएंगे, और अभी इसकी पूरी डिटेल्ड पूरे सब्जेक्ट की हमें डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जो कि सबके लिए यूजफुल है, चाहे फिर वो क्लैट एस्पिरेंट हो, चाहे फिर वो लॉ एग्जाम्स वाले हो, या उनका कोई भी नेट JRF वगैरह कोई भी एग्जाम हो, ये सारी चीज़ों में यूजफुल है आपके लिए, एंड स्पेशली फॉर जुडिशरी टू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप हमारे चैनल को फॉलो करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू।